आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र शुरुआत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात से। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में गोलियां और गोले रोज़ चलने का मामूल है। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में रोज़ दहशत रहती है, रोज़ लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें आती रहती हैं। लेकिन आज इसी लाइन ऑफ कंट्रोल पे नीले आसमान में बहुत कुछ हट के देखने को मिला। आज लाइन ऑफ कंट्रोल के दगवार सेक्टर में पाकिस्तान का एक जंगी तैयारा भी देखा गया। कुछ लोगों ने बताया कि ये ड्रोन तैयारा था, कुछ ने कहा पाकिस्तान का जंगी तैयारा था, कुछ ने कहा कि F-16 है, कुछ कहने लगे कि ये पाकिस्तान की नई टेक्नोलॉजी का तैयारा है जो इस तरफ आने की कोशिश करा था। और जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में इस तैयारे के देखने की खबर फैली तो पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में खौफ दहशत फैल गई। और खौफ दहशत भी जहां एक तरफ थी वहीं दूसरी तरफ इधर से गोलियां चलाई गई। बताया जाता है कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी खड़ा की गई और ये भी बताया जाता है कि BSF ने गोलियां और गोले चलाने की कोशिश की और ये तैयारा इन गोलियों और गोलों के बीच में वापस भी मुड़ गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसमान पर का नीले बादल तो थे, लेकिन ये काला बना बादल बनने वाला जो आज का मौका था, आज की सिचुएशन थी, ये कहा जाता है कि बड़े खतरे की घंटी भी थी। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत-ए-हाल, मुकामी लोग परेशान और साफ जाहिर है होंगे भी, क्यों नहीं, क्योंकि जंग वो चीज़ है जो कुछ देखती नहीं है, इंसानियत को तबाह कर देती है। और जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदों पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैयारियों की आवाज़ें सुनाई दी और ये तैयारों की आवाज़ें आने वाले दिनों के लिए, आने वाले वक्त के लिए एक बड़े खतरे की घंटी भी हैं। आज ऐसा हुआ कि सुबह 8:30 बजे के दौरान यहाँ ये माल्टी जो है और इसके बाद नूरकोट जो बॉर्डर है, यहाँ पर बॉर्डर इलाका है, इस बॉर्डर की तरफ से ये ड्रोन जो हमारे ये इन पहाड़ियों से सरहद से निकल करके यहाँ से लोगों ने देखा। लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आ रही है, ये पाकिस्तान बार बार एक करियाना हरकत करने की वो क्या साबित करना चाहता है। मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से ये वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूँ कि अब कुछ नहीं बचा हुआ है। इस पाकिस्तान को कड़ी से कड़ा सबक जो है सिखा करके इसको पता चले कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने जो हमें जो है इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जिससे ये कभी भी जो है नापाक हरकत ना करे। आज सुबह 8:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से फाइटर चलाए गए और हम लोग सुबह 8:30 बजे साहब इकबाल साहब से गुरु नानक पातशाह का जन्मदिन था, तो हम गुरुद्वारा साहब जा रहे थे तो उन्होंने जो है ड्रोन चलाए, अपना फाइटर चलाए। हम लोग पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही और ये उसके नापाक इरादों में हम पाकिस्तान को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की ये कोशिश है कि DDC के इलेक्शन आ रहे हैं, इन इलेक्शनों को में हम खलल डालें। हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो बहुत सियाने हैं, अच्छे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत-हाल, मुकामी लोग परेशान। लेकिन एक और मामला भी है जिसे हम अमन आशनी का पैगाम भी कहते हैं। मुक़द्दस त्यौहार चल रहा है और ये मुक़द्दस त्यौहार गुरुपुरब है। सिख फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला ये त्यौहार भाईचारे की अलामत माना जाता है, पैगाम देता है। और आज दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के गुरुद्वारों में भी चहल पहल थी। कोविड के होते हुए ख़ास जो होता जिस तरह से होता था वो नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी मुक़द्दस त्यौहार पर चहल पहल खूब थी। और गुरुद्वारों में जहां भजन कीर्तन हो रहा था वहीं भंडार लंगर भी लगाए गए थे। और यहाँ पे आज जहाँ ऊपर वाले से, गुरु से ये दुआ भी की गई कि आपसी ताल्लुकात और मेल जोल को बेहतर बनाने के लिए कुछ न कुछ तो होना चाहिए, वहीं अमन आशनी का पैगाम भी दिया गया। ये गुरु नानक देव जी महाराज का 551वां जो यौम पैदाश है पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बड़गाम, गुरुद्वारा शहीद गंगा में आप आज ये पूरी अकीदत और प्यार और श्रद्धा से लोग मना रहे हैं।
हमारा गुरु नानक देव जी महाराज का मिशन जो है वो है कीर्त करो, नाम जपो और वाण छको, कि अपने हाथों से कीर्त करो, मेहनत की कमाई करो और उस पर कमाओ, नेक नीति से कमाओ और सब लोगों में बांट कर खाओ। कि किस तरह का इंतजाम दिन भर रहेगा? प्रोग्राम जो है भजन कीर्तन जो है शुरू हो चुका है, दिन भर किस तरह का पाठ होता है और आज क्या स्पेशल प्रेयर्स होंगी, क्या दुआएं मांगी जाएंगी? आज तो ये तो 3 बजे तक प्रोग्राम रहेगा। दुआएं मांग रही हैं। गुरु नानक देव जी महाराज का जो मिशन है ये फैलाया जा रहा है कि इंसानियत पर चलो, सच्चाई पर चलो, अमन प्रस बनो। और हमारा ये भी है कि हमारे लास्ट पर हमने एक दुआ रखी है कि जो बड़े सगीर में इस वक्त कोविड की बीमारी फैली है इससे निजात पाए। जो भी दुनिया भर के लोग हैं इससे अल्लाह ताला को हम गुरु साहब को अरदास करेंगे कि ये ख़त्म हो जाए और लोग आज़ाद हो जाएं, ताकि अपना जो जीवन है वो खुशहाल से ये करें। गुरुपुरब के मौके पर गुरुद्वारों में रौनक कोविड की वजह से वो पुरानी रौनक नहीं थी, फिर भी त्यौहार है, मुक़द्दस फरीज़ा है और इस त्यौहार के मौके पर रौनक हर तरफ थी। और श्रीनगर के बागात के गुरुद्वारे में तो रौनक काबिल-ए-दीद थी। श्रीनगर में ये सूरत हाल, लेकिन वादी कश्मीर में इन दिनों नई रौनक भी है और इसे हम इंतखाबी दंगल की रौनक कहते हैं। इंतखाबी दंगल की रौनक का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, दूसरा मरहला कल है और उस कल के हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। सरकारी सतह पे इंतजामात का जायज़ा लिया जा रहा है, सिक्योरिटी को डिप्लॉय किया जा रहा है और इंतजामात को हतमी शक्ल देने के साथ साथ इंतखाबी अमले को भी मुतलका जगहों तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और अवंतीपोरा से लेकर बांडीपोरा तक ये सूरत हाल आज खूब देखी जा रही थी। पुलिस भी मानती है कि इंतखाबी मामला है, कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जा सकती है और इसलिए पुलिस हर तरफ से चौकस नज़र आ रही है। जो कि 1 दिसंबर को होना है, उसमें हमारा इलेक्शन है डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी त्राल के रिलेटेड और 4 तारीख को डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी आरिपल में इलेक्शन होना है। इन दोनों डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेके पूरे इंतजामात सिक्योरिटी के फाइनल शेप उनका हो गया है। किसका क्या रोल है, किसको कहाँ रहना है, किसकी क्या ड्यूटी है, ये सब फाइनल शेप इसकी हो गई है। ये सियासी दंगल का पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव और दूसरे पड़ाव में कल जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा, देखने को मिलेगा क्या कुछ होगा कल, किस तरह से वोट परसेंटेज होगी। पहले पड़ाव में हमने देखा अच्छी खासी तादाद में वोट डालने के लिए लोग निकले थे। पुलवामा छोड़ बाकी सभी जगहों पे तादाद अच्छी खासी थी, बुज़ुर्ग भी थे, ख़वातीन भी थी और यहाँ पे नौजवान भी थे। लेकिन सियासत के इस पड़ाव में इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला है। कल महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी बता डाला कि उनकी जमात को डुबोने की कोशिश की जा रही है और इसी जमात के साथ साथ बीजेपी के बड़े लीडर भी कश्मीर आए हुए हैं। शाहनवाज हुसैन के फ़ौरन बाद मरकज़ी वज़ीर पीएमओ में वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आज कश्मीर पहुंचे और सीधा जनूबी कश्मीर रवाना हुए। जनूबी कश्मीर के बाद शाम गए, उनकी श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। ये सारे मामलात और इन पर नज़र रखने के लिए मेरे साथी सईद तजम्मुल भी मौजूद हैं। सीधा सईद तजम्मुल के पास। तजम्मुल, आपसे सवाल मेरा, महबूबा मुफ्ती ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बताया उनकी जमात को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह की सियासत पनप रही है इस वक्त वादी में, लोगों में किस तरह का रुझान है, क्या सूरत हाल आपको दिखाई दे रही है? तजम्मुल ज़रा बताइए तफसील के साथ। देखिए, जब आप जम्मू कश्मीर में मिनिस्ट्री पार्टियों की बात करते हैं तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो दाग बेल है वो साबिक होम मिनिस्टर मुल्क के जो रह चुके हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उस वक्त किन हालात में और क्या सोच लेकर चली थी। लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनी तब तक शायद सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सरकार गिरने के बाद इंकशाफात अब मतवक्को है और इसमें कोई हैरान कुन कोई मामला नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कल जिस तरह से इंकशाफ किया
कि अगर उनके खिलाफ कोई भी केस उनको बनता है, वो फाइलें किसी भी दफ्तर में देखें, वहाँ कुछ नहीं मिलना है जब करप्शन की हम बात करते हैं। ताहम सियासी इस्तेकाम की जब उन्होंने बात की कि शायद मरकज़ उन्हें देशद्रोही के साथ साथ उनकी पार्टी को भी शायद पाबंदी लगा सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तैनाती के बाद पॉलिटिकल गवर्नर की तैनाती शायद इस बात का इशारा था कि जम्मू कश्मीर में इन रीजनल पार्टीज़ और मेन स्ट्रीम पार्टियों को बचाने के लिए और इनको आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं मॉरल सपोर्ट मिल सकता है, जिसका हमने खुद देखा कि कैंडिडेट्स वगैरह जो हैं वो अपनी चुनावी कैंपेन जो है चला रहे हैं। लेकिन मरकज़ में कुछ भी पॉसिबल है, और जिस तरह से कहते हैं कि डीडीसी चुनावों के बाद और इन ज़मीनी चुनावों के बाद शायद एक बार फिर होमवर्क और रिव्यू किया जाएगा कि किस पार्टी को किस बुनियाद पर पाबंदी की जा सकती है, किस लीडर को इनफरादी तौर पर जेल भेजा जा सकता है, और उसके खिलाफ जो इल्ज़ामात होंगे उनका होमवर्क कौमी तहकीकाती ब्यूरो, NIA, क्राइम ब्रांच, CBI, जम्मू कश्मीर पुलिस किस तरह से करेगी। लेकिन क्या पार्टी पर आगे इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, यह कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन महबूबा मुफ्ती को जिस तरह से जो माहौल इस वक्त दिख रहा है, हो सकता है कि ऐसे इक़दाम भी हमें देखने को मिल सकें। तजमुल, कल महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, आप भी उस पर नज़र रखे हुए थे। महबूबा मुफ्ती ने पहला इल्ज़ाम यही लगाया कि उनके वर्कर्स को, उनके जो कैंडिडेट्स उनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, उन्हें कैंपेनिंग करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। दोष दबाव की महबूबा मुफ्ती ने बात की। क्या ज़मीनी हक़ाइक़ पे आपकी नज़र भी रहती है? बीजेपी इसका किस तरह से जवाब दे रही है? देखिए, इस ज़मन में आज सुबह मेरा एक खुसूसी इंटरव्यू हुआ था विबोध गुप्ता से, जो कि जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज कश्मीर अमूरात के हैं। मैंने यही सवाल पूछा कि क्या नॉन बीजेपी पार्टियों को चुनावी कैंपेन चलाने की इजाज़त है, तो ऐसे माहौल में चुनाव को कैसे आप न्यूट्रल तरह से कर पाते हैं। हालांकि चुनावी कमिश्नर ने के शर्मा ने साफ कहा कि तमाम उम्मीदवारों को प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन जिस तरह से PDP ने यह इल्ज़ाम आयद किए कि खासकर शुपियन, कुलगाम, त्राल, अवंतीपोरा और उसके आसपास के इलाकों में जो इस वक्त DDC उम्मीदवार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अवाम के सामने हैं, उनके खिलाफ जो है फौज ने शिकंजा कसा है, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने की किसी जगह इजाज़त नहीं दी है। इसके जवाब में पुलिस कमिश्नर के मुताबिक जिन जगहों में ऑलरेडी जो प्रोटेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो पॉलिटिकल स्टालवार्ट्स हैं, उनके पास PSOs हैं, एस्कॉर्ट हैं, गाड़ियां हैं। जो नॉन प्रोटेक्टेड कैंडिडेट्स अब मैदान में, चूंकि आपको शफी पीरज़ादा भी खाक से उठे हैं, काफ़ी उम्मीदवार ऐसे हैं जो काफ़ी गैर मारूफ थे, इससे पहले इंतखाबात से पहले उनका कोई भी पॉलिटिकल फ्रेंचाइज नहीं था। लेकिन जब इन उम्मीदवारों की बात करते हैं तो कई जगहों पर इल्ज़ामात आए हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जब हम इंतखाबात को कवर करते आए हैं, जब NC कांग्रेस की सरकार होती थी, तो ये जो इल्ज़ाम था, ये एलिगेशन PDP लगाता था। जब PDP और BJP सत्ता में थे तो उस वक्त इल्ज़ाम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवार लगाते थे। लेकिन जब हमने ग्राउंड ज़ीरो पर जायज़ा लिया, हमने वाकई देखा काफ़ी उम्मीदवार हैं जिनको सिक्योरिटी खदशात की वजह से उन्हें कहा गया कि वो अपने अपने घरों से ही चुनावी कैंपेन चलाएं, क्योंकि जब आप बाहर आएंगे तो आप कहीं ना कहीं जो है, जो दूसरा तबका जो हरीफ है, जो इस प्रोसेस के इलेक्टोरल प्रोसेस के खिलाफ है, हो सकता है कि वो कार्रवाई करें। लेकिन ग्राउंड लेवल पर मुझे लगा बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिन्हें ना ही विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, क्योंकि ना ही PSOs मिले, ना ही सिक्योरिटी मिली, ना उतना अच्छा इंतजाम मिला। लेकिन जितना कुछ उजलत में, जल्दी में जितने इंतखाबात मुकम्मल हो जाएं, मुझे लगता है कि मरकज़ की कोशिश ये रही, लेकिन उम्मीदवारों को भरपूर तरीके से हिफाजत मिले, प्रोटेक्शन मिले, चुनावी कैंपेन के दौरान वो लोगों के पास जा पाएँ। उनके लिए वो वसाइल पैदा करने हैं जिससे चुनाव और डेमोक्रेसी की खूबसूरती जो है और भी उसमें चार चांद लगाए जा सकते थे। तजमुल, आपने एक बात की, न खुदा ही मिला न विसाल सनम, यह आपने सवाल किया, और इसी हवाले से API खबर रसां इदारे ने आज एक बड़ी खबर भी की है। उसका कहना है कि बड़ी तादाद में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, ड्रग माफिया से जुड़े इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। नॉर्थ कश्मीर की खास तौर पर उसने तज़किरा किया, और नॉर्थ कश्मीर के कुछ इलाकों में लोगों ने तहरीरन जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उनको शिकायतें दर्ज कराई हैं कि ये ड्रग माफिया के लोग जो हैं, जिन पे इल्ज़ामात हैं ड्रग माफिया के, या जो इख्वानी थे, जो क्रिमिनल्स थे, उनको फार्म्स को रिजेक्ट किया जाए। क्या वाकई में अरे गैर नथु खैर और ड्रग माफिया वाले भी इन इंतखाबात में आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो उनकी मंशा क्या है इन इंतखाबात में आने? देखिए, इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, मुझे ज़ाती मुशाहिदा हुआ। कल मैंने एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप से बात की जो कि रावलपुरा में बाई इलेक्शंस के दौरान वोट डाले जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछना चाहा कि आप इस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा हमने नहीं देखा आपको होते हुए। तो उन्होंने कहा कि इन चुनावों में कुछ गैर मारूफ शख्सियात, कुछ गैर संजीदा लोग जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हुए, उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो, उनका चुनावी दंगल में उतरने के क्या माने निकाले जा सकते हैं। एक तबका वो है। जिस तरह से आपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की बात की, जिस तरह से
आपने जो ड्रग माफिया के साथ कई लोग गिरफ्तार भी हुए, वो उम्मीदवार जिनके खिलाफ इल्ज़ामात पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा केसेस में वो मतलूब हैं। मुझे लगता है कि ऐसे उम्मीदवारों की जो छानबीन है वो बाज़ाब्ता तौर पर चल रही है और पुलिस ने इस मामले में तहकीकात में सूरत लाई। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात कर रहा है और अगर ऐसे उम्मीदवार मैदान में आए हैं तो इसके दो माने हैं। एक ये, वो अपने आप को भी जमहूरी तर्ज अमल में डालना चाहते हैं बतौर उम्मीदवार, न कि वोटरान। दूसरा तबका ये कि जो लोग नए सिरे से सियासत में आना चाहते हैं उन्हें भी हौसला शिकनी नहीं होनी चाहिए बल्कि उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। लेकिन जिन अफराद के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, जिन अफराद के खिलाफ FIR दर्ज हैं, पुलिस इस मामले में मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से छानबीन कर सकती है। क्या इनके फॉर्म्स को रद्द किया जा सकता है या अवाम इन्हें खुद रद्द करेंगे? तजमुल, आपने पुलिस की बात की, बहुत से जगहों से लोगों ने शिकायतें की कि कहीं ना कहीं ये माफिया बड़ा माफिया, इनके कनेक्शन बहुत बड़े हैं और ये कहीं ना कहीं अपने आप को इस सारे में सांचे में डाल के अपनी जो गैर कानूनी एसेट्स इन्होंने जमा कर रखे हैं उनको बचाने की कोशिश करती है। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है और पुलिस का रोल यहाँ पे क्या बनता है, इंतजामिया का रोल क्या बनता है, एक साफ सुथरे लोगों को सामने लाने के लिए किस तरह का रोल? देखिए, इंतखाबात में आपने याद होगा कि जब आप और हम जब बाहर हमने इलेक्शंस कवर किए हैं जम्मू कश्मीर से बाहर भी स्टेट्स में, यूटीज़ में, तो हमने अमूमन देखा कि इंतखाबी माहौल में ऐसे अफराद की फ़हरिस्त लंबी होती है जिनका किसी न किसी जगह पर FIR या उनके खिलाफ कोई पुलिस जो है तहकीकात कर रही हो। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त, चूँकि ये जो सारे मामला हैं इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा के पास जाते हैं, फॉर्म रद्द होने की वजूहात और फॉर्म वापस लेने की स्क्रूटनिंग के बाद जिस तरह से फॉर्म को हासिल किया जाता है ये उसी वक्त फाइनलाइज किया जाता है। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि जिन अफराद को NIA ने तलब किया, जिन अफराद को कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने अपनी गिरफ्त में लिया, उन्होंने भी फॉर्म दाखिल किए थे, उस बारे में चुनावी कमीशन क्या कहता है? आपको याद होगा कि बहुत पहले जब भीम सिंह की एक पार्टी से एक लीडर बांडीपोरा से चुनावी दंगल में थे तो उनके खिलाफ काफ़ी केसेस और इल्ज़ामात थे, लेकिन उसके बाद प्रोसीजर ये था कि अगर वो अवाम के वोट से सीट हासिल करते हैं, कामयाब होते हैं, तो उन्हें बेल आउट किया जा सकता है जेलों से। लेकिन अब जिन लोगों के खिलाफ NIA ने तहकीकाती मोर्चा संभाला है, उनके खिलाफ तहकीकात की जाएगी, उसमें उनके लिए क्या प्रोसीजर होगा ये अभी हमें किसी ने बताया नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मतलूब हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। जहां तक ड्रग पेलर्स की बात करें, जहां पर माफिया उन लोगों के साथ मिला हुआ है जो समाज में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करते हैं, उनके खिलाफ क्या दायरा होगा? मुझे लगता है कि नताइज आने के बाद वो जो केस है वो उसका इंडिविजुअल है और ये जो फाइट लड़ रहा है ये इसका जॉइंट फाइट है, तंजीम से है, इंडिपेंडेंट है। उसके बाद अगर जीतता है तो शायद इन्वेस्टिगेशन तब भी ख़त्म नहीं होगी, अगर हारता है तो शायद पुरानी कब्रों से मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं। पुरानी कब्रों से मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं। नॉर्थ कश्मीर से हमें तजम्मुल खबरें आ रही है लगातार, वहाँ पे जो चरस स्मगलर्स हैं, चरस का धंधा करने वाले हैं, वो बहुत एक लंबी लाइन है उनकी इन इंतखाबात में। आवाम को भी चाहिए कि वो ऐसे लोगों को इस वक्त अपने इससे दूर रखें, क्योंकि अच्छे समाज में अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है, बुरे लोगों को सामने लाएं। लेकिन तजम्मुल, एक सवाल और हमारे पास है, वो सवाल है, हम महबूबा मुफ्ती को लगातार सुन रहे हैं, उनके ट्वीट बयान, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की खामोशी समझ नहीं आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सक्लूसिव मेन स्ट्रीम पार्टी है जिन्होंने चुनावी माहौल में ज़्यादा देर तक कामयाबियां हासिल की है। पहली बार ऐसा हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आगे कुआं पीछे खाई के मिसदाक उन्हें वोट हासिल करना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों ने, चाहे वो बाई इलेक्शंस में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के उम्मीदवार थे या DDCs के डायरेक्ट चुनावी उम्मीदवार पीपल्स अलायंस की तरफ से हैं, लेकिन साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्टार कैंपेनर हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुस्तफ़ा कमाल और बाकी लीडरान जो हैं, उन्होंने चुप्पी साधी। उन्होंने किसी भी उम्मीदवार को बराह रास्त उनकी कंस्टिट्यूंसी में जाकर हौसला अफजाई तक नहीं की, बल्कि सारा मामला जो है B, C और D ग्रेड के जो लीडरशिप वहां पे मौजूद है उन्हीं के सुपुर्द की है, जिसकी मिसाल बांडीपोरा और टंगमर्ग में है, सोपोर और कुपवाड़ा में मिलती है, जो उनके नेक्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक हफ्ता पहले बयान जारी किया कि सीनियर अब्दुल्ला और जूनियर अब्दुल्ला फिलहाल क्वारंटीन में बैठेंगे और उन्हें कंटैक्ट जो हुआ है वो उसका पॉजिटिव टेस्ट आया, जिसके बाद जो ग्राउंड की सूरत हाल है वो कमज़ोर थी। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा से मैंने बात की थी कुछ दिन कबल, उन्हें कहा था कि किसी भी पार्टी के जो स्टार कैंपेनर हैं उनकी लिस्ट अगर हम तक आ जाती तो फौरी तौर पर हम उनके लिए ज़्यादा ही बेहतर सहूलियात और मुनासिब इंतजाम कर सकते थे। लेकिन महबूबा मुफ्ती और बाकी लीडरान जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं, खुर्शीद आलम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर, आज उन्होंने अपना दरबार सजाया त्राल में। जतिंदर सिंह जो कि स्टार
कैंपेनर है, उन्होंने अपना दरबार साउथ कश्मीर में सजाया। इसी तरह कुपवाड़ा महबूबा मुफ्ती शायद ताज़ियती जलसे में शिरकत करने के लिए जा रही है। मुझे लगता है कि स्टार कैंपेनर्स ने आपकी बार 370-35A के हाशिए में और इसके साए में मुझे लगता है कि उन्होंने इसका लो प्रोफाइल कैंपेन जो रखा, लेकिन लीडरान को बताया और लीडरान को मैसेज दिया। हालांकि उनके एड कैंपेन भी कम चल रहे हैं, बल्कि नहीं होने के बराबर चल रहे हैं। हालांकि वो चाहते हैं 370 और उसकी सादगी और उसका मलाल जो मेन स्ट्रीम लीडरान को है 35 से हटने का, वो भी अपनी जगह बचा रहे और उम्मीदवारों के हक में भी लोग वोट करें। लेकिन उतना ज़्यादा इंथुसियाज्म हमने मेन स्ट्रीम पार्टियों में नहीं देखा, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर्स की तरफ से। आपने स्टार कैंपेनर्स की तजम्मुल बात की, थोड़ा सा हमें ये बताइए। आपने जिस तरह बताया खुर्शीद आलम त्राल में हैं, जितेंद्र सिंह साउथ कश्मीर के अनंतनाग में हैं, शाहनवाज हुसैन कल ही कुपवाड़ा से आए, और ये सारे स्टार कैंपेनर्स क्या ये वोटरान को, आवाम को एतमाद पैदा कर सकते हैं या कर चुके हैं, या कोशिश इनकी कामयाब होगी? क्या लगता है? देखिए, इन मरकजी लीडरान ने अगर जम्मू कश्मीर में सरकार टूटने के बाद एक कोशिश की थी प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद होम मिनिस्टर ने, कि मरकजी सरकार की तरफ से जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं उनको जम्मू कश्मीर और कई एक इलाकों में भेजा गया और तरक्याती प्रोजेक्टों को भी उन्होंने वहाँ पर इनाग्रेट किया या संग बुनियाद रखा। संग बुनियाद से मतलब यह कि जो प्रोजेक्ट पिछले सरकार ने मुकम्मल किए थे या मुकम्मल करने थे। उसके बाद जब इन स्टार कैंपेनर्स की जम्मू कश्मीर आमद हुई, क्या शाहनवाज हुसैन ने इससे कबल जम्मू कश्मीर कदम रखा? क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कितना वक्त जम्मू कश्मीर में गुजारा? और उसके बाद नकवी साहब हों या उसके बाद जनरल सेक्रेटरी साहब हों, उन्होंने कितना वक्त गुजारा? और लद्दाख कारगिल के जो चुनाव थे हिल डेवलपमेंट काउंसिल के, उन्होंने कितना वक्त गुजारा? उसके बाद आज अचानक जब आप जलवा अफरोज होते हैं, जलवा अफरोज होने का मतलब जब आप इन कंस्टिट्यूंसीज में जाते हैं, उसके बाद डॉग बंगलोज में मीटिंगें करते हैं, न सिर्फ अपने उम्मीदवारों की हौसला अफजाई करते हैं, बल्कि उम्मीदवारों के साथ साथ पंच, सरपंच और जो बीजेपी के हामी उम्मीदवार हैं या लोग हैं, उनको बताने की हर कोशिश करते हैं कि गुपकार डिक्लेरेशन फॉर पीपल्स अलायंस जो है, ये कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पावर को वापस हासिल करने के लिए पैदा किया है। इसमें कोई सियासी बसारत नहीं है। लेकिन ग्राउंड पे जब आप इन स्टार कैंपेन्स को देखते हैं, एक इम्पैक्ट, एक असर ज़रूर है, एक इन्फ्लुएंस ज़रूर है। और इस इन्फ्लुएंस को यूज़ करने के लिए जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर कश्मीर में बीजेपी खीमाजन हुई तमाम तर क़यादत के साथ। ये देखने वाली बात होगी कि इसका फ़ायदा आम उम्मीदवारों को गुपकार अलायंस फॉर जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ कितना मिल सकता है। तजम्मुल, आपने इस सब की सब मामला पे नज़र रखी। एक और सवाल जहन में आता है, वो यही है कि बीजेपी इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात। बीजेपी इल्ज़ाम लगा रही है कि गुपकार अलायंस के लोग कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, वो इस तरह से बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। और गुपकार अलायंस वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बीजेपी कश्मीर की डेमोग्राफी, कश्मीर की सिचुएशन, हिंदुत्व, जो कुछ भी उनके मन में आ रहा है वो बता रहे। क्या इसका आवाम पे कहीं असर पड़ रहा है? इन सभी जो नारे हैं या दावे हैं, क्या आवाम इसको सीरियसली ले रही है? देखिए, जब आप फर्स्ट फेज़ में इंतखाबात देखते हैं, उसके बाद वोटिंग परसेंटेज देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई है, जिसका गालिबन ये मतलब हुआ कि अगर बीजेपी ने अपना कैंपेन चलाया और गुपकार अलायंस के खिलाफ चलाया, बहुत कुछ बोला, असासों के बारे में बोला, रोशनी एक्ट के बारे में बोला, बैंकों में नौकरी के बारे में बोला, करप्शन के बारे में बोला, नाजायज़ तामीरात खड़ा करने का भी आरोप लगाया। लेकिन उसके बाद जब आप ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो हमने देखा कि कल भी शहर से दूर गांव देहात में डीडीसी चुनावों के लिए बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों की फ़ौज अपनी गाड़ियों, काफिलों के हमरा, अपने झुंड के साथ काफ़ी गली कोचों में अपना कैंपेन चला रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर जब हमने आम आदमी से जाननी चाहिए, उनकी राय जाननी चाहिए, तो बेशतर लोग ये जानते हैं कि गुपकार अलायंस फॉर जो भी मामला जम्मू कश्मीर में हैं, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के जो मामला आस पास हैं, ये पहला इलेक्शन है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ पीडीपी नहीं बोल रहा है। ये पहला इलेक्शन है जब कांग्रेस उम्मीदवार जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद या उनकी बेटी के खिलाफ नहीं बोल रहा है। यह पहला इलेक्शन है जब पीपल्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के खिलाफ नहीं बोल रहा है। यह एक जाविया है इस पूरी कहानी का। लेकिन दूसरा जाविया यह है कि गुपकार अलायंस के खिलाफ जितना हो सका बीजेपी ने मोर्चा संभाला और जुबान का इस्तेमाल करके लोगों को पूरा यकीन दिलाया कि इन लोगों को पावर हासिल करने के लिए अलायंस है। अगर पावर हासिल करने के लिए नहीं था तो उस वक्त ये कैसे बिखर गए जब 4 अगस्त के बाद किसी एक लीडर ने इज्तिमाई राय दी थी कि सारे लोग जो हैं एक ही प्रोग्राम देंगे। उस वक्त बिखर क्यों गए? उस वक्त पीएम के साथ मीटिंगें क्यों हुई? उसके बाद मामलात कैसे चले? ये शक और शुबा जो है गुपकार अलायंस पर बीजेपी लगा रही है। लेकिन गुपकार अलायंस के तर्जमान आला सज्जाद लोन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में काफ़ी पार्टियां वजूद में लाई गई। कुछ पार्टियां
इस वक्त जो है लोगों के करीब जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, अपनों की हो या गैरों की हो, लेकिन ये चुनावी माहौल में इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के खिलाफ ही इस वक्त राय आमा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चुनावी माहौल में ये मामला चलते रहेंगे और बड़ी बात यह होगी जब इंतखाबात मुकम्मल होंगे, देखना होगा कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के हक में क्या कुछ हुआ। बहुत शुक्रिया तजम्मुल, पूरी जानकारी के लिए। सही तजम्मुल पूरी जानकारी दे रहे थे। इंतखाबी महाज और कल दूसरा पड़ाव, लेकिन इसी इंतखाबी महाज के दौरान बहुत तरह के नारे भी दिए जाते हैं, वादे भी दिए जाते हैं, तामीर और तरक्की की इस तरह से बात की जाती है जैसे कल इंतखाबात मुकम्मल हुए, अगले ही दिन आपके इलाके में सोने की सड़कें बिछाई जाएंगी। और सोने की सड़कों की बात करें तो कश्मीर में बिजली का बहरान है, उस पर सरकारी सतह पे कुछ कहा नहीं जाता है। कश्मीर में पानी, पीने के पानी का बहरान है, सरकारी सतह पे कुछ किया नहीं जाता है। और सड़कों के बहरान की कहानी पुरानी है। पठानकोट गरूरा से लेके अड़ीगाम तक की सड़क, ये बांडीपुरा के इलाके की सड़क है। हम उस इलाके में कल ही थे तो कल मुकामी लोगों ने बताया कि ये सड़क सरकारी कागजे और कानून के मुताबिक 12 फुट है, कागजों में 12 फुट दर्ज है, लेकिन किसी शख्स ने, इलाके की कुछ शख्सियात ने उस सड़क पर कब्जा कर रखा है। लोगों का जीना हराम हो चुका है। और यहाँ ये भी बताया जाता कि इंतज़ामिया तक बात पहुँचाई जाए कि आखिर कौन इस सड़क को कुशादा करेगा, इस सड़क से कब्जा कौन उठाएगा। मुकामी लोग तो डर रहे थे, बता रहे थे कि वो बात कर नहीं सकते हैं, बात हमारे ज़रिए कराना चाहते थे। तो बात पते की पहुंचाते हुए बांडीपुरा के ज़िला तरक्याती कमिश्नर को बताना चाहेंगे कि गरूरा से अड़ीगाम तक की जो सड़क है, उस सड़क के हवाले से मुकामी लोग कहते हैं कब्ज़ा हुआ है। अब वो कब कब्ज़ा ख़त्म किया जाएगा, शायद वास्प की ही जिम्मेदारी है। तो चलिए नाज़रीन, जिम्मेदारी बांडीपुरा के ज़िला तरक्याती कमिश्नर की, लेकिन फ़िलहाल मुझे श्रीनगर से दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। आज का प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में मेरे साथ रहे आबिद कादिर। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।